हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में जो चैप्टर 3 है उसमें हम लोग फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिंपली होती क्या है, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन का फॉर्मेशन। ठीक है, आयन का फॉर्मेशन। एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। आयोनाइजेशन मतलब आयन का फॉर्मेशन और एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी। ठीक, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, किसी भी एटम को, ठीक है, किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वही एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वही आगे क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अगर कहा जाए द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the loosely bonded electron from isolated atom in a gaseous state is known as ionization enthalpy। मीन्स कोई भी अगर एटम है वो गैसियस स्टेट में है, उसके गैसियस स्टेट में प्रेजेंट सिंगल एटम से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल अगर हम लोग समझे तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये सोडियम का है। सोडियम की ये पूरे फील्ड है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग जो एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, देंगे, वही एनर्जी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका इससे अट्रैक्टेड है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, बाउंडेड है। अब इसको अगर हमको यहाँ से निकालना है तो हमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, वो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी। तो जब वो एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर निकल जाए और ये आयोनाइज हो जाए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेशन क्या हुई, the energy required to remove the loosely bonded electron from isolated atom in a gaseous state is known as ionization enthalpy। ionization enthalpy, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग IE से डिनोट करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले एनर्जी देंगे, फिर उससे अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो फिर अलग से एनर्जी देंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, 2, 3, 4 टाइप में डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसमें कितनी क्या वेरिएशन मिलती है। ठीक है, किसमें क्या वेरिएशन मिलती है। ठीक है, सिंपली अगर कोई मेटल है, ठीक है, इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम लोग इसको आयोनाइज कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोग देंगे वही एनर्जी क्या कहलाएगी, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट अगर हम लोग, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसमें से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, तो इस तरह जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसके वेरिएशन के हिसाब से लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम से तो केवल एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या होते हैं, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, सोडियम से आपको क्या होता है, सोडियम से केवल एक इलेक्ट्रॉन निकलता है,
तो ये आयनाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो इसकी आयनिक एंथैल्पी क्या होगी, I1, ठीक है, आयनिक एंथैल्पी फर्स्ट। और जब इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगी, ये क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ज्यादा होगी, सेकंड। यहां पर ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम से आप इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 12 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। आपने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें बचे कितने, 11 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें पहले कितने थे, 12 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। इसमें 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन थे, पूरा का पूरा बैलेंस था। इसमें 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, मतलब पर इलेक्ट्रॉन के पास जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है। अब इसमें चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई ना। अब पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको और एक्सेस में एनर्जी देनी पड़ती, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अगर और आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो थर्ड आयनिक एंथैल्पी इज मोर देन सेकंड एंड सेकंड इज मोर देन फर्स्ट। इसीलिए आप जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो उसके हिसाब से जो आयनिक एंथैल्पी होगी वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आप एल्यूमिनियम 3+ में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें आपकी आयनिक एंथैल्पी क्या होगी, थर्ड होगी, सेकंड होगी और फर्स्ट का वेरिएशन होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन आप सभी से निकालते जाएंगे तो उसके हिसाब से आपका आयनिक एंथैल्पी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपकी आएगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके। तो ये था वेरिएशन हम लोग का आयनिक एंथैल्पी का, ठीक है। ये आयनिक एंथैल्पी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स पर आयनिक एंथैल्पी आपका क्या डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है साइज ऑफ एटम, ठीक है। अब देखिए अगर ये न्यूक्लियस है, आपका एटम का साइज ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, एटम का साइज ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, प्रोटॉन यहाँ है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस कम है। तो आप ये सोचिए जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होगा, उसके साथ अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। इसमें हमें क्या होगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, एनर्जी क्या होगी, कम देनी पड़ेगी। और अगर साइज कम है, साइज कम होने पर आपका साइज कम होने पर अगर आपके साइज कम होने पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है, और जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है तो ये आपका स्ट्रांगली बॉन्डेड है, एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसीलिए साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। साइज जितना कम होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी, साइज जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ेगी। साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस बड़ी ज्यादा दूर होगी, जब ज्यादा दूर होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो हम लोग कम एनर्जी देकर ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। साइज कम होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, ओके। आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये था वेरिएशन डिपेंड ऑन साइज। साइज पर क्या वेरिएशन हम लोग को मिलता है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, आप जानते हैं अगर मान लीजिए आपने कोई एटम लिया, ठीक है,
ठीक, कोई एटम लिया, ठीक है, ओके, ये आपका सोडियम है, ठीक। अब देखिए सोडियम के पास ये इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से लग रहा है, लेकिन ये जो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इनके पास तो निगेटिव चार्ज है ना, इनके पास चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने की वजह से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। The repulsion force due to the inner electron, inner orbit, inner electron is known as screening effect। जो inner orbit में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे जो रिपल्सन फोर्स लगता है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर या लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए रिपल्सन फोर्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकल जाएगा, रिपल्सन फोर्स जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकल जाएगा, है ना। ये जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही आसानी से निकल जाएगा, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ही जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट वाला है जो आपका पीरियड होता है हाफ फिल्ड, जो ऑर्बिटल होते हैं वो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज्यादा देनी पड़ती है, एनर्जी क्या होती है, ज्यादा देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड, ठीक है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। जैसे आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो आपका ऑर्बिटल है ये क्या है, हाफ फील्ड होता है, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। ये ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है पार्शियली फील्ड है। ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आप ये जान लीजिए कि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो उसमें आप एक्सेस में एनर्जी देते हैं, ज्यादा एनर्जी देते हैं। अभी हम लोग इनका वेरिएशन देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे कि हम लोग का क्या वेरिएशन मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तीसरा आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऐसा ऑर्बिट जो ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल में आप जानते हैं कि आपका जो एस ऑर्बिटल होता है वो आपका स्फेरिकल होता है। स्फेयर आपका क्या होगा, न्यूक्लियस के पास होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से आप नहीं निकाल सकते। और जो आपका पी ऑर्बिटल होता है डंबल शेप का होता है, डंबल शेप के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। तो अगर हम लोग ऑर्बिटल के साथ देखें तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ऑर्बिटल में ज्यादा होगी, पी ऑर्बिटल में कम होगी, डी ऑर्बिटल में और कम और एफ ऑर्बिटल में और कम। ऑर्बिटल के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो ये होगा, एस ऑर्बिटल के आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी, पी में और कम, डी में और कम और एफ में और कम देना पड़ेगा। ये चार फैक्टर हैं जिन पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी डिपेंड करती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो वेरिएशन होता है वो कैसे मिलता है, ठीक है। ग्रुप और पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रुप में, ठीक है। वेरिएशन देख लेते हैं किसमें, ग्रुप में। टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर जो आपके साइज ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, साइज ऑफ एटम बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज ऑफ एटम बढ़ता है, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, साइज
इंक्रीज होगी। जब साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस बढ़ने लगी। जब न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ने लग गई तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हम लोग कम एनर्जी देकर के ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, कम एनर्जी देकर ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो टॉप से बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 72 से लेकर के आपका सिंपली कहा जाए तो आपका 72 से 82 के जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने प्रीवियस एटम से क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। वो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। बीच में एक सीरीज आ जाती है जिसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, और लेंथेनाइड सीरीज में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाते हैं, एफ ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, एफ ऑर्बिटल फिल होने लगता है, जिसकी वजह से साइज क्या होती है, कम होने लगती है। जब साइज कम होने लगती है तो प्रीवियस एटम से उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस इफेक्ट कहते हैं हम लोग लेंथेनाइड इफेक्ट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब टॉप टू बॉटम जाने पर सिंपल केस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी घटेगी। लेकिन आप जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उस केस में आपकी साइज क्या होती है, साइज आपकी घटने लगती है। इसमें साइज आपकी बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज आपकी घटती है। जब साइज आपकी घटती है तो एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों पास पास आते हैं। जब पास पास आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर पीरियोडिक टेबल हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और टॉप टू बॉटम होने जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। ठीक है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम सीजियम की होती है, सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। और अगर वेरिएशन देखा जाए कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किनकी होती है, तो जो आपके नोबल गैसेज हैं, ठीक है, जो आपके नोबल गैसेज हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सिंपली हर पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड होते हैं और फुलफिल्ड ऑर्बिटल ना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं ना ही लेना पसंद करते हैं। तो उनसे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत एक्सेस में एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब आप एक्सेस में एनर्जी देंगे तो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बेटा इसमें एक्सेप्शनली आते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली जैसे बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। देखिए सिंपली लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये ऑर्डर होना चाहिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा। ठीक है, सब आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, कार्बन की, क्योंकि कार्बन लेफ्ट में है, फिर बोरान की होनी चाहिए, फिर बेरिलियम की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ केस ऐसा नहीं है। देखिए इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 और 2s2, इसका ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, बेरिलियम का ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। और इसके केस में क्या होगा, इसके केस में, बोरान केस में p ऑर्बिटल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये ऑर्बिटल तो रहेंगे लेकिन p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और कार्बन के केस में यही इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो ये ऑर्डर होगा वो ऑर्डर आपका चेंज होके बेरिलियम, ये आपका ऑर्डर बोरान, बेरिलियम और कार्बन, ये ऑर्डर हो जाएगा। मतलब बोरान से बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। मैंने आपको बताया था ना, फुलफिल्ड ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, उस केस में ये आयनाइजेशन ऑर्डर ये हो जाएगा, ये ऑर्डर ना हो करके ऑर्डर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा,
सिंपली लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, तो आयनिक एंथैल्पी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा सबसे कम नाइट्रोजन का होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का होना चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या है? ऑक्सीजन का सबसे कम, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन का होता है। ऑर्डर ये बनता है। ये ऑर्डर क्यों बनता है? इसका अगर देखा जाए तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें 1s2 2s2 2p3 p में ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें 3 है, मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें क्या होगा? p4, इसमें क्या होगा? p5, दे आर पार्शियली फील्ड। ये पार्शियली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, इसीलिए हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्सेस में एनर्जी देनी पड़ती है। इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक्सेस में एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ऑर्डर क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा। इससे इसकी आयनिक एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, तो ऑर्डर आपका क्या होगा? ये वाला। मींस ऑक्सीजन हैज लोएस्ट आयनिक एंथैल्पी देन दीस इलेक्ट्रॉन्स, दीस एटम्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट पर हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आयनिक एंथैल्पी का पूरा ब्रीफ। ओके, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।